हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। द सेंट्रल इस्लामिक लैंड के लास्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने इस्लामिक नॉलेज, उनके ज्ञान की इच्छा और थोड़ा सा जो है कुरान का रेफरेंस देखा था। हमने ये जानने की कोशिश की थी कि किस तरह से इस्लामिक समाज जब रिच होना शुरू होता है, जब उनके पास काफ़ी सारा टाइम और जो है इंटेलेक्चुअल्स उनके पास पढ़ने लगे, तो उन्होंने जो है अलग अलग विषयों पर किताबें लिखनी, देखनी और समझनी शुरू की। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ें जो है और डेवलप होती हैं। हाँ, कि जो शरिया था वो बेसिकली जो है पर्सनल लाइफ को मैनेज करने के लिए था, बट समय के साथ साथ उसमें जो है कस्टमरी लॉज जो है वो इन्वॉल्व हुए। अभी सवाल ये आता है कि ये कस्टमरी लॉ क्या है। तो बेसिकली जब इस्लाम का एक्सपेंशन होता है तो वो जो है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैलता है। तो जिस इलाके में गया उस इलाके के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को उसने मिक्स करना शुरू किया, क्योंकि आपको पता है कि इस्लाम जो है एक ट्राइबल सोसाइटी थी, नोमैडिक सोसाइटी थी, जिसके पास खुद का बहुत ज़्यादा नॉलेज था नहीं। ठीक है। और उनका सामना होता है ईरान, जहाँ पर सासानियन ने बहुत पावरफुल डायनेस्टी थी, उस साइड जो बाइजेंटाइन एम्पायर। तो उनका जो वास्ता पड़ता है वो काफ़ी हाई क्लास इंटेलेक्चुअल लोग थे, जिनके पास ऑलरेडी जो है रेडीमेड जो है लॉज और दूसरी चीज़ें थी। तो इन्होंने जो है उन लोगों से काफ़ी सारी चीज़ें अडॉप्ट की और उनसे बहुत कुछ सीखा। फाइनली जैसे जैसे जो एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा हुआ तो उन्होंने सरकार, राज्य सिस्टम पर भी जो है काफ़ी सारे रूल्स बनाए, जिनको कहा गया सियासा शरिया। सियासी मतलब पॉलिटिक्स, शरिया मीन्स लॉ बुक। ठीक है। अगेन ये किताबें जो है सेंट्रल तरीके से बनाई तो गई, लेकिन फिर भी रूरल इलाकों में जो नेटिव इलाके थे वहाँ पर कस्टमरी लॉ यानी कि पुराने कानून जो है चलते रहे। ठीक है। और कई बार शरिया को बाईपास करके वो ये देखते थे कि लोकल सिस्टम के हिसाब से कौन से चीज़ें जो है ज़्यादा फॉलो होती थी। जैसे कि इस्लाम में जो इनहेरिटेंस ऑफ जो है लैंड टू डॉटर, इस तरह की बातें जो है उस तरह से है नहीं, बट कई राजाओं ने जो है अपनी प्रॉपर्टी जो है या अपनी राजगद्दी जो है बेटियों को भी दी है। भारत में भी जो है एक साहब थे इल्तुतमिश, ठीक है, राजा थे, दिल्ली पे सल्तनत थी, उन्होंने अपनी बेटी को राजा बनाया था। इस्लामिक सोसाइटी में इस तरह की बातें नहीं थी। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो राजघराने थे वो जो है इसलिए भले ही मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से फार्मूले को मॉडिफाई किया। एडिशनली हर शहर में जहाँ कहीं भी इस्लामिक सिटीज़ थी तो वहाँ पर एक काजी अपॉइंट होता था, जिसका काम ही ये था कि इस्लामिक रूल रेगुलेशन के हिसाब से जजमेंट देना। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये उस पर जजमेंट देता था, बट अक्सर जो है उसका काम एक समझौता कराने वाला होता था, न कि जो शरिया लिखा है उसको वर्ड बाय वर्ड फॉलो कराने का। ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस्लाम ने स्ट्रिक्ट लॉज तो बनाए, बट प्रैक्टिकली ज़रूरत के हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन भी हुआ और लोगों ने लोकल ट्रेडिशन को भी जो है थोड़ा बहुत फॉलो किया। ठीक है। आगे चलते हैं। इसी टाइम एक नया सेक्ट डेवलप होता है, दैट इज़ सूफिज़म। इस्लाम की जो सबसे शानदार चीज़ थी, जो मुझे लगती है सबसे तो नहीं कहूँगा, जो शानदार चीज़ें रही है उसमें एक सूफिज़म में भी सूफिज़म बहुत बड़ा रोल रहा है। सूफिज़म इस्लाम का सॉफ्ट फॉर्म है। सबसे सिंपल वे में समझाएं तो सब इस्लाम का सॉफ्ट रूप है। एक और जो है इस्लाम के कट्टर फॉलोअर्स थे, आपको याद होगा उन्होंने इस्लाम का एक्सपेंशन के लिए बहुत ज़्यादा मारकाट मचाई, लोगों को फोर्सफुली कन्वर्ट किया। दूसरी ओर जो सूफिज़म थे, इनका तरीका प्यार मोहब्बत वाला था। ये जो है लोगों को अपने बिहेवियर से, गीत संगीत से और इससे लोगों को अट्रैक्ट करते थे। ठीक है। सूफिज़म इस्लाम को एक नए डायरेक्शन में लेके गया। इस्लाम बेसिकली बहुत सिंपल था। ठीक है। आपको 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, गरीबों को दान करना है, आपको जो है मुस्लिमों के साथ भाईचारा रखना है, रोज़ा रखना है। सूफिज़म इसको एक अलग डायरेक्शन में लेकर के आते। उन्होंने क्या किया, इसमें जो है एस्केटिज़म और मिस्टिसिज्म लेकर के आए, रहस्यवाद, कि ईश्वर जो है वो एक रहस्यमयी सी चीज़ है, जिसको पाने के लिए हमको नए नए तरीके से कुछ करने की ज़रूरत है। माने जैसे कि हिंदुओं में जैसे तपस्या होती है, पूजा पाठ होता है, वो कुछ इस तरह के रिचुअल्स जो है लेकर के इस्लाम में पहुंच गए। ठीक है। स्पेशली उनका कहना ये था कि हमें जो है भगवान के साथ रीयूनियन करना है, और इसके लिए जो है हमको जो है कुछ नए तरीके अपनाने पड़ेंगे। 8 से लेकर 9 सेंचुरी तक जो है आप जो
इस एस्थेटिक जो फीलिंग्स थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ती गई, और जो है में रहस्यवाद बहुत तेज़ी से बढ़ा। स्पेशली सूफियों की मान्यता क्या थी? सूफीज़ मानते थे कि भगवान जो है हमें उससे प्यार करना चाहिए, ठीक है। वो भगवान को एक इंसान की तरह देखते, जैसे हिंदू धर्म में क्या कहते हैं कि साहब जितने भी भगवान होते हैं उनकी एक मूर्ति बनाई जाती है और बाकायदा उनको इंसान की तरह भोग लगाया जाता है, रात को सुलाया जाता है, उनके लिए हम जो है पूजा करते हैं, आरती जो गाते हैं वो भी उनकी प्रशंसा के गीत होते हैं। तो कुछ हद तक जो है सूफिज़म भी कुछ इसी तरह की चीज़ों को फॉलो करता है। उनका कहना ये है कि भगवान जो है वो हमारा बिलव्ड है, हमें उनसे प्रेम करना चाहिए। अब इसको जो है अगर आप कृष्ण के परंपरा से देखोगे, राधा वल्लभ संप्रदाय ही है शायद, वो ये कहता है कि हमें खुद को राधा बना लेनी चाहिए, और जिस तरह से राधा ने जो है कृष्ण के प्रति जो है अपना निश्चल प्रेम रखा था, तो हमें भी जो है कृष्ण के प्रति वैसा ही प्रेम रखना चाहिए, और तभी जो है जो कृष्ण भगवान जो है हमें आशीर्वाद देंगे और हमारी लाइफ को बेहतर बनाएंगे। जो सूफीज़ हैं वो भी कुछ इसी तरह से आते हैं। वो ये कहते हैं कि अच्छा, एक चीज़ उनकी उल्टी है, वो ये कहते हैं भगवान हमारी गर्लफ्रेंड है। इस तरह से नहीं है, वो वर्ड यूज़ नहीं करने चाहिए, बट इस्लामिक सोसाइटीज़ में भगवान जो है वो हमारी प्रेमिका है, ठीक है। और हमें जो है भगवान के प्रेम में जो है टोटली डुबा देना चाहिए। इसीलिए आप जितने भी सूफ़ी सॉन्ग देखोगे ना, वो हमेशा द्विअर्थी है। एक और जो है पहली चीज़, गीत बहुत प्यारे प्यारे हैं सूफ़ी सॉन्ग। आज भी जो है इंडियन आप बॉलीवुड सॉन्ग में देखोगे, जो टॉप 100 सॉन्ग से इधर जब लास्ट 10 ईयर से निकालोगे, सूफ़ी सॉन्ग बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये जो है एक साथ जो है दो डायरेक्शन में, एक और ये अपनी गर्लफ्रेंड को कह रहे हैं, फिल्म चूँकि फिल्म है तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ही गीत गाएंगे। दूसरी ओर ये गाने डायरेक्ट गॉड को समर्पित हैं। वो ये कहते हैं भगवान हमारी प्रेमिका की तरह है। तो जिस तरह से एक प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के पीछे पागल रहता है, तो उसी तरह से हमें भी भगवान से प्यार करना चाहिए। और अगर हमने अल्लाह से उस तरह से प्यार किया तो निश्चित तौर पे अल्लाह हमें बरकत देगा, हमारे ऊपर रहम करेगा और हमारी लाइफ को बेहतर बनाएगा, ठीक है। तो ये जो है सूफिज़म का कॉन्सेप्ट है। अगेन फिर से जो है थोड़ा सा रेडिकल इस्लाम की ओर आते हैं। रेडिकल इस्लाम स्ट्रिक्टली जो है म्यूज़िक को मना करता है। उनका कहना यह है कि जैसे ही आप म्यूज़िक सुनते हो तो आप म्यूज़िक में खो जाते हो, तो कहीं ना कहीं इस तरह से हम अल्लाह से दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस्लाम जो है म्यूज़िक को मना करता है और सूफीज़ दबा के म्यूज़िक बजाते हैं, ठीक है। आप किसी भी सूफ़ी कॉन्सर्ट में चले जाओ तो वहाँ पर जो है खूब सारे जो है गीत गाए जाते हैं, ठीक है। इस्लाम मस्जिदों में जो है विमेंस को आने से मना करता है, और इनके यहाँ जो विमेंस सब अलाउड थे। इस्लाम जो है ये कहता है कि साहब हमें जो है बाहरी लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं करना। दूसरी ओर जो सूफ़ी लोग थे, इन्होंने क्या किया, हर एक कास्ट, रिलीजन, हर तरह के लोगों को अपने दरगाह में इनवाइट करना शुरू किया। तो इसका असर ये हुआ कि सूफ़ीज़ की छवि जो है सोसाइटी में बहुत अच्छी होने लगी, स्पेशली उन कंट्रीज़ में जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी में नहीं थे। जैसे इंडिया में भी आप देखोगे तो जो सूफ़ी संत हैं वो बहुत फेमस रहे हैं। अजमेर में जो है निजामुद्दीन चिश्ती की दरगाह रही है और लाखों की संख्या में हिंदू मुस्लिम जाते रहते हैं। इसी तरह से मुंबई में हाजी अली की दरगाह है, तो ये काफ़ी फेमस रहे हैं। तो इस्लाम को ग्रो करने में इन सूफ़ीज़ का बहुत बड़ा रोल रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है गीत संगीत की बातें की। तो सीधी सी बात है, म्यूज़िक सबको पसंद आता है, ठीक है। और म्यूज़िक लोगों को जोड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अगले को पसंद करते हो कि नहीं पसंद करते हो। आप इंडिया में देखोगे आतिफ़ असलम बहुत फेमस रहा है। म्यूज़िक बियॉन्ड बाउंड्रीज़ होती है, ठीक है। तो वही चीज़ थी। इन्होंने जो है इस्लाम को फैलाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। कौन थे? सूफ़ीज़, ठीक है। सूफ़ीज़ में शुरुआत कैसे होती है? तो ये कहते हैं कि भगवान के साथ हमको इश्क करना चाहिए। ये इश्क, प्यार, मोहब्बत जो है ये सारे वर्ड्स वहीं से लेके आ रहे हैं, ठीक है। और माना ये जाता है कि जो सूफीज़म की ओरिजिनल ट्रेंड है ये शायद प्री इस्लामिक रही होगी, जो कि बाद में इस्लाम में मर्ज हो गई, ठीक है। हालांकि इसका डायरेक्ट कोई एविडेंस मिलता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। खैर, तो इस्लाम लगभग 620 या के आसपास से स्टार्ट होता है और 891 के आसपास, ठीक है, पहली विमेन सेंट थी राबिया। बसरा एक जगह है, वहीं की राबिया थी। उन्होंने जो है पोयम के थ्रू जो है अल्लाह के प्रति अपना जो है प्यार दिखाना शुरू किया। अगेन इस्लाम मूर्ति पूजा की मना करता है, सूफ़ी भी मूर्ति पूजा के लिए मना करते हैं। वो कहते हैं कहीं कोई मूर्ति की ज़रूरत नहीं है, बट वो अपनी कल्पना में जो है ईश्वर को अपनी गर्लफ्रेंड मान के चलते हैं। खैर, तो पहली जो है सूफ़ी संत थी राबिया। कहाँ से? बसरा से। दूसरे जो फेमस नाम थे बाईजाद बिस्तामी। ये ईरान के सूफ़ी संत थे जिन्होंने जो है ये कहा कि हमें भगवान में खुद को फ़ना कर देना चाहिए।
खुद को जो है टोटली सबमर्ज कर देना चाहिए कि हमारे और उनमें कोई डिफरेंस न रह जाए। आप हिंदी में भी देखोगे, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, हम भगवान के लिए ये गीत गाते हैं। ये बात जो है बाईजाद बिस्तामी भी कहते हैं कि साहब हमें खुद को जो है भगवान में फ़ना कर देनी चाहिए। आमिर खान की एक मूवी भी है फ़ना, बड़ी प्यारी सी है, मौका मिले देखना ज़रूर। खैर, तो सूफ़ी लोग जो है म्यूजिकल कॉन्सर्ट करते थे और इसमें जो है अलग अलग तरह से डांसिंग, म्यूज़िक और इस तरह के इंसिडेंट होते रहते थे। यहाँ पर एक जो है पिक्चर भी है, आप देख सकते हो किस तरह से जो है ये इनका डांस है। चूँकि इस्लाम शराब के लिए मना करता है, तो ये सब जो है हल्का सा नशा ले करके भी जो है नाचते गाते खो जाते थे और तब तक नाचते थे जब तक कि गिर ना जाए। खैर, इसी तरह से एक और साहब थे अब्बासी खलीफा के टाइम जो है, अल मुतक्विल, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, ठीक है, उन्होंने कहा कि हमने जो है सच्चा इस्लाम जो है एक बूढ़ी औरत से सीखा है और असली बहादुरी जो है एक वाटर कैरियर से सीखा है, ठीक है। कि सच्चा इस्लाम एक बूढ़ी औरत से सीखा है जो मरते वक्त भी जो है इस्लाम के धर्म को फॉलो करती है। और कहा कि जो एक पानी का जहाज़ लेकर के जा रहा है वो जो है वीरता जो है उसकी दिखती है, क्योंकि कितना भी बड़ा तूफ़ान आ जाए उसमें जो है वो अपने दृढ़ प्रतिज्ञ होता है कि मुझे अपने शिप को बचा करके ले करके जाना है। कहा कि असली वीरता वो होती है क्योंकि वो कहीं भागता नहीं है। खैर, तो इस तरह से लोगों ने जो रेडिकल इस्लाम था उसको अपोज़ करना शुरू किया। ये वो लोग थे जो इस्लाम के भीतर ही लोग थे, लेकिन इन्होंने ऑर्थोडॉक्स इस्लाम को अपोज़ करना शुरू किया और इस कारण ये बहुत पॉपुलर हुए, ठीक है। और जो नॉन मुस्लिम्स थे उनके बीच भी इनको काफ़ी जो है अप्रिसिएशन मिला। इसी तरह से जो इस्लामिक वर्ल्ड में जो दूसरी सोसाइटी से फ़िलासफ़ी के लोग जो है बहुत ज़्यादा है। फ़िलासफ़ी पे किताबें लिखी गई, साइंस पे किताबें लिखी गई। स्पेशली अरब लोगों के पास अपना कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज था नहीं, तो उन्होंने क्या किया, दूसरी लैंग्वेज की बुक्स को बहुत तेज़ी से ट्रांसलेट किया। जैसे जैसे अरबियन वर्ल्ड का सासानियन और बाइजेंटाइन एम्पायर से कांटेक्ट होता है, सासानियन कौन, ईरान के, बाइजेंटाइन कौन, ईस्टर्न रोमन एम्पायर, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से बहुत सारे जो है स्कॉलर्स को बुलाया और उनसे जो है किताबें ट्रांसलेट करवानी शुरू की। स्पेशली आज जो हम एरिस्टोटल, प्लेटो और सोक्रेटिस के बारे में जितना जानते हैं वो अरबियन ट्रांसलेशन से जानते हैं। असल में यूरोप के लोग भी जो है अपने महान थिंकर्स को भूल चुके थे। तो उन्होंने क्या किया, कई सारे बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज़ बनाई और ग्रीक, फ़िलासफ़ी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन की किताबों को बहुत बड़े पैमाने पर ट्रांसलेट करवाना शुरू किया। और ट्रांसलेट कराने के लिए जो है उन्होंने क्रिश्चियन स्कॉलर्स को रखा। इवन कि इंडिया से भी बहुत सारी किताबें गई थी जिसको उठा करके उन्होंने ट्रांसलेट करवाया था, ठीक है। एक साहब थे खलीफाई थे अल मामून, उन्होंने एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाई और इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बयात अल हकीम, अब कहाँ पर, बगदाद में। वहाँ पर जो है एरिस्टोटल की किताबें जो है ट्रांसलेट होती हैं, यूक्लिड की एलिमेंट्स है, टॉलेमी की अलमजस्ट है, ये सब उस दौर की बेहतरीन किताबें थी। ये सारी किताबें जो है ट्रांसलेट करवाई गई। इसी तरह से इंडिया से एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स, मेडिसिन पर बहुत सारी जो है किताबें जो है वहाँ पर ट्रांसलेट होकर रखी जाती है और यहीं से किताबें जो है यूरोप में जाती हैं। आज भी जो है जिसको जो नंबर्स हम यूज़ करते हैं 1 2 3 4, इसको जो है यूरोप में इंडो अरेबिक नंबर कहते हैं। इंडो अरेबिक क्यों, क्योंकि इंडिया और अरब से गई थी। और जब अरबियन वर्ल्ड में आओगे तो उसके लिए टर्म आता है हिंदसा। जो न्यूमेरिकल सिस्टम है, जो नंबर सिस्टम है, ये जो है अरब लोग हिंदसा कहते हैं क्योंकि ये नंबर की जो काउंटिंग सिस्टम है ये इंडिया से उनके यहाँ गई थी। तो अरब लोग हिंदसा कहते हैं और यूरोप के लोग इंडो अरेबिक नंबर्स कहते हैं। खैर, द आइडियल स्टूडेंट, अब्दुल लतीफ़ एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, लीगल मेडिसिन फील्ड में जो है बहुत बड़े एक्सपर्ट थे। उन्होंने एक स्टूडेंट के बारे में लिखा है कि एक आइडियल स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, पढ़ने लायक चीज़ है, ठीक है। उसने कहा कि आपको जो है आप साइंस और बाकी सारी चीज़ों पर खूब सारी किताबें पढ़नी चाहिए, या आपको अपने टीचर से मिलना चाहिए और जितनी भी नॉलेज उसके पास है, जितना भी वो दे सकता है, उसको जो है जितना तुम एक्वायर कर सकते हो तब तक एक्वायर करते रहो जब तक कि आपको उससे कोई बेहतर टीचर नहीं मिल जाता। अगेन कहा, जब भी आपको एक किताब मिले, आप उसको पढ़ रहे हो तो कोशिश करो कि आप उसके एक एक शब्द को जो है बाय हार्ट याद कर लो, उस पर आप मास्टरी हासिल कर लो। कहा, हो सकता है वो किताब आपसे गायब हो जाए। आज की तरह प्रिंटिंग तो था नहीं, तो हाथ से किताबें होती थी और किताबों को लिखने में बहुत टाइम लगता था। तो उसने कहा कि हो सकता है किताबें जो है गायब हो जाएं। तो ऐसे केस में
तुम्हारी नॉलेज गायब नहीं होगी क्योंकि आप उसको अच्छे तरीके से याद कर चुके हो। इसीलिए जो है आपको वर्ड बाय वर्ड चीज़ों को याद कर लेना चाहिए। उसने कहा हर एक को हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, बायोग्राफीज़ पढ़नी चाहिए और एक्सपीरियंसेस ऑफ नेशन पढ़ना चाहिए। कहा कि इससे क्या होगा, जैसे ही जो है आप हिस्ट्री पढ़ोगे, लोगों की बायोग्राफी पढ़ोगे और देशों का एक्सपीरियंसेस पढ़ोगे, तो इससे आप अपनी बहुत छोटी ज़िंदगी में दुनिया भर के बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगी। आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से लोग अच्छे हैं, कौन से लोग बुरे हैं, उन्होंने लाइफ में क्या गलती की है और क्या अच्छी चीज़ें की है। तो आप अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाओगे, बुरी चीज़ों को इग्नोर कर पाओगे। उन्होंने कहा कि आपका जो बिहेवियर होना चाहिए वो अर्ली मुस्लिम्स के जैसे होना चाहिए। अगेन चूँकि मुस्लिम राइटर हैं तो मुस्लिमों की बात करते हैं कि जो स्टार्टिंग के मुस्लिम थे, जो अपना धर्म अच्छे से फॉलो करते थे। इट मीन्स कि जो राइटर हैं अब्दुल लतीफ़, उनको भी लग रहा था कि उस दौर के जो मुस्लिम हैं वो सही तरीके से धर्म को फॉलो नहीं कर रहे। तो आप जो है प्रॉफिट और उनके नक्शे कदम पर चलिए, जैसा जो है प्रॉफिट की लाइफ बताते हैं, आपको जो है उनके हिसाब से जीना चाहिए। एक और बड़ी शानदार सी लाइन है जो कि जो है हम में से हर एक को फॉलो करनी चाहिए। बाकी चीज़ें आपको समझ में आए ना आए, ये लाइन जरूर पढ़ना। यू शुड फ्रिक्वेंटली डिस्ट्रस्ट योर नेचर रादर दैन यू हैव ए गुड ओपिनियन ऑफ इट। आपको कभी भी खुद पे भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। कहा कि आप अपने बारे में कितनी भी अच्छी राय रखते हैं, मुझे इस पूरे पैराग्राफ की सबसे शानदार लाइन यही लगती है कि आपको खुद पे कितना भी जो अपने बारे में आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको हमेशा खुद पर जो है शक करना चाहिए। कहा कि अगर आपको आपने ये मान लिया कि साहब हमको सब कुछ आता है, हम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं, तो आप कभी भी जो है लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। आपको हमेशा जो है खुद पे शक करना चाहिए कि नहीं साहब, अभी भी दुनिया में बहुत कुछ है जो मैं नहीं जानता हूँ, मुझे सीखना चाहिए, मुझे जो है अपने आइडियाज़ को और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तो जब भी आप खुद को इम्प्रूव करते हो तो आप लाइफ में ग्रो करते हो। और जहाँ आपको ये लगने लगा नहीं यार हम तो परफेक्ट हैं, हम सचिन तेंदुलकर गए हैं, हम जो है क्या कहते हैं APJ कलाम हैं, व्हाटएवर, हम रतन टाटा हैं, हमसे बेहतर कोई हो नहीं सकता। तो जिस दिन आप ये सोच लोगे उस दिन आपकी बर्बादी शुरू होगी। सीधी सी बात है, आप जो है पीक की ओर बढ़ते हो, ठीक है, बढ़ते हो। जब तक आप सीख रहे हो आप बढ़ते हो। जिस दिन आपको फीलिंग आ गई कि हम सबसे बेस्ट हैं और हमें किसी और से सीखने की ज़रूरत नहीं है, उस दिन आपकी ग्रोथ रुक जाती है। और जैसे ही रुक जाती है उसके बाद से फॉल आना शुरू होता है। इसलिए हमेशा हमको खुद को इम्प्रूव करने की सोचनी चाहिए। और कब हमें इम्प्रूव करेंगे, जब हमें लगेगा कि हमारे अंदर कमी है। तो भले ही आपको लगता हो कि हम परफेक्ट पर्सन हैं, हमारे अंदर कोई गलती नहीं हो सकती है, तो भी आपको खुद पे शक करना चाहिए और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए, खुद को बेहतर करने के लिए आपको जो कोशिश करनी चाहिए। ये बात कौन कहता है? अब्दुल लतीफ़। उसने कहा कि अपने विचारों को जो मैन ऑफ थॉट ऑफ मैन, जो लर्नेड लोग हैं, उनके साथ शेयर करना चाहिए। और जो है हमेशा अपने आइडियाज़ शेयर करोगे तो आपकी नॉलेज जो है और इम्प्रूव होगी। उसने कहा कि जो है जिसने पढ़ाई करने के लिए जो है स्ट्रेस नहीं लिया, वो कभी भी नॉलेज का एंजॉय नहीं कर पाएगा। कि आपको पढ़ाई करने के लिए परिश्रम करनी पड़ेगी, तभी आप जो है नॉलेज को एंजॉय कर पाओगे। कहा कि जैसे ही आपकी नॉलेज कंप्लीट होती है तो आप जो है भगवान का नाम लीजिए। भगवान की प्रशंसा में जब आपको लगे कि हाँ काम भर का नॉलेज हो गया, तो आपको ईश्वर की इबादत करनी चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। कहा कि जो है आप इस बात के लिए कंप्लेन मत कीजिए कि आपके पीठ पीछे दुनिया क्या कहती है। कहा कि सीधी सी बात है, दुनिया में अगर आप आए हैं तो आप कुछ भी कर लो, लोग आपकी आलोचना करेंगे ही। लेकिन ये याद रखिए कि जब भी जो आपकी एजुकेशन होती है, वो चाहे कुछ भी हो जाए, आपके पीछे एक खुशबू छोड़ जाती है, रे ऑफ लाइट छोड़ जाती है, ब्राइटनेस शाइनिंग छोड़ जाती है। तो इसलिए नॉलेज के प्रति हमेशा पागल रहिए। बाकी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन नॉलेज सबसे ज़रूरी है, ठीक है। तो सोचिए किस हद तक जो है वो एजुकेशन के पीछे पागल थे। इवन कि अरब में एक कहावत भी थी कि अगर नॉलेज के लिए आपको चीन तक जाना पड़े तो आपको जाना चाहिए। आप देख सकते हो कि अरब से जो है चीन की डिस्टेंस क्या है। ये जो है अरेबिया का इलाका है और यहाँ से जो है यहाँ पर चाइना का इलाका है। तो इतना डिस्टेंस था, ये आपको जो है कागज़ पे इतना छोटा दिख रहा है, स्क्रीन पे सॉरी, लेकिन ये कई हज़ार किलोमीटर का जर्नी है। और उस ज़माने में सोच के देखो ये डिस्टेंस जो है चलना कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन फिर भी वो कहते थे कि अगर नॉलेज चाहिए तो आपको चीन जाना पड़े, जाइए, लेकिन नॉलेज गेन कीजिए। तो इस तरह से जो है कई अलग अलग चीज़ों पर जो है किताबें लिखी जाती है। इसी तरह से थियोलॉजी, फ़िलासफ़ी पर भी काफ़ी सारा काम हुआ। स्पेशली उन्होंने ग्रीक लोगों से लॉजिक सीखा
ठीक है, तर्क सीखे और उन्होंने जो है इस्लाम के हिसाब से उसको मॉडिफाई किया कि और इस्लाम को डिफेंड करने की कोशिश की ईसाई लोगों और दूसरे लोगों से। जो फ़िलासफ़र्स थे इसी के लिए जो इनके लिए टर्म आ रहा है फ़लसफ़ा, ठीक है, अरबी में वर्ड आ रहा है फ़लसफ़ा और इंग्लिश में आती है फ़िलासफ़ी। उन्होंने जो है नए नए क्वेश्चंस जो है सोचना शुरू किया, जो कि इस्लामिक माइथोलॉजी था, भगवान क्या है, अल्लाह क्या है, स्वर्ग नरक है कि नहीं है, देवदूत होते हैं कि नहीं होते, इन सब चीज़ों पर डिस्कस होना शुरू हुआ। एक और साहब थे इब्न सीना, वो बेसिकली एक डॉक्टर थे, फ़िलासफ़र थे। वो ये मानते थे कि साहब क़यामत का दिन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जैसे इस्लाम ये कहता था, आपको याद होगा स्टार्टिंग दौर में मोहम्मद साहब ने क्या कहा था कि साहब आप हमारे साथ आइए, हम लोग मिल करके जो है युद्ध लड़ेंगे, जो प्रॉफिट होगा तो धरती पर जितना भी हम माल कमाएंगे वो प्रॉफिट में आपको शेयर देंगे, और अगर मर गए तो हम आपको जो है जन्नत, जिस दिन क़यामत होगी जो है उस दिन जो है सारी आत्माएं उठेगी और उठ करके उनको मोक्ष दिलवाएंगे। तो इसने साफ साफ कहा कि साहब कोई क़यामत का दिन नहीं होता, जिस दिन बॉडी मरती है उसी दिन सड़कें ख़त्म हो जाती है, उसके बाद कुछ नहीं होता। तो सीधा सीधा जो है इसने इस्लाम के जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको ही चैलेंज कर दिया, बीइंग ए मुस्लिम, ठीक है। इस बात को लेकर के काफ़ी उसका अपोजिशन भी हुआ, लेकिन उसकी जो मेडिकल बुक्स थी वो बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलर हुई, ठीक है। बुक का नाम क्या है, अल कानून फिल तिब, ठीक है। राइटर कौन है, तो ये इनका नाम है इब्न सीना। ये बुक इतनी फेमस हुई कि इसमें 760 तरह की दवाएं थी, जो कि जो है काफ़ी हद तक जो है यूज़ भी आज भी यूज़ होती हैं। और ये किताब जो है यूरोप तक पहुंची, और यूरोप में इनका नाम चेंज करके, चूँकि अपने हिसाब से इन्होंने मॉडिफाई कर दिया था और इनको एविसिना कहा। और काफ़ी समय तक यूरोप के लोग ये मानते रहे थे कि ये कोई जो है यूरोपियन था, ना कि कोई अरब राइटर था। बाद में जब ओरिजिनल बुक मिली तो पता चला कि जो है कि नहीं साहब, ये तो जो है एक मुस्लिम राइटर था, ये कोई यूरोपियन नहीं था। अगेन एक बहुत बड़े जो है पोएट और शायर थे उमर खयाम, जब उनकी डेथ होती है वो भी जो है अपने डेथ के टाइम जो है इन्हीं की बुक जो है पढ़ रहे थे, और उनका जो गोल्डन टूथपिक था वो इन्हीं की किताब के बीच में पड़ा था। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे जो है शानदार राइटर, इन्वेंटर जो है इस्लामिक वर्ल्ड में होते हैं। इस्लामिक सोसाइटीज़ में लैंग्वेज को और कल्चर पर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी। जिस किसी के पास भी जो है लिटरेचर लिखने का जो कला था उसको अदब कहते हैं। अदब मतलब रिस्पेक्ट, लिटरेचर के लिए जो वर्ड आता है अदब, अदब का मतलब भी रिस्पेक्ट भी होता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती थी। जो लिटरेचर था दोनों फॉर्म में था, प्रोज भी था, पोइट्री भी था। तो जो पोयम है, पोयम के लिए जो टर्म आ रहा है जो है नज़्म, और जो प्रोज है जो जिसमें स्टोरी जो लिखी जाती है, ठीक है, उसके लिए वर्ड आ रहा है नथ्र। नज़्म, पोयम, नथ्र, प्रोज। तो दोनों तरह की चीज़ों पर खूब सारी चीज़ें लिखी गई, ठीक है। आप एक पुरानी ट्रेडिशन थी कसीदा पढ़ना, अक्सर हम लोग बोलचाल में भी बोल देते हैं, मतलब नहीं पता होता। तो ये दुनिया भर में था कि राजाओं की तारीफ़ में जो कवि लोग थे वो खूब सारी कविताएं लिखते थे और राजा लोग खुश होकर इनाम देते थे। तो ये जो है प्री इस्लामिक ट्रेडिशन था, जो कि अब्बासियों के टाइम में बहुत ज़्यादा जो है ग्रो कर गई। चूँकि सुल्तानों के पास, जो खलीफाओं के पास खूब पैसा आ गया, तो उन्होंने जो है इन लोगों को खूब प्रमोट किया और राजाओं के बारे में खूब सारी कविताएं लिखी गई। स्पेशली जो पर्सिया के जो पोइट्स थे वो ये काम बहुत पहले से कर रहे थे, और अरब लोगों के साथ मिक्स होकर के वो और ज़्यादा बढ़ गया। एक और साहब थे अबू नुवास, ठीक है। उसने जो है क्लासिक पोइट्री में कुछ नई चीज़ें लेकर के आए, ठीक है। ऐसी थीम्स जो कि इस्लामिक में बैन था, जैसे वाइन और मेल लव। अब ये देखो, इस्लाम में शराब बैन कहता है, ठीक है, लेकिन उन्होंने शराब पर खूब कविताएं लिखी। मेल लव, मेल लव क्या है, ये होमोसेक्सुअल चीज़ है कि मोस्ट ऑफ, चूँकि इस्लामिक सोसाइटी में मेल डोमिनेंस बहुत ज़्यादा था, तो यहाँ पर जो है वो एक ऐसे प्यार की बात करते हैं जिसमें एक पुरुष से प्यार करता है। सोच के देखो, आज भी जो है इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। और अबू नवास ने 815 में जो है इस पर कविताएं लिखी कि एक बंदा है वो अपने जो है मेल पार्टनर से प्यार करता है। सीधी सी बात, एक लड़की और एक लड़के के प्यार की कहानी तो सदियों से चलती आई है, और उसको हमेशा से ही जो है कहानियों के तौर पे एंजॉय किया गया। भले ही सोसाइटी लव को एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन लव स्टोरीज़ जो है खूब सुनी है, खूब एंजॉय किए। लेकिन यहाँ पर जो है वो एक मेल के मेल से लव की बात कर रहे हैं, जो कि इस्लाम में साफ साफ मना था, और जो है ये उस चीज़ को जो उसके बारे में कविताएं लिखती हैं। अबू नवास के बाद जो है इस तरह की चीज़ें भी जो है और ज़्यादा बढ़ी हैं, और सूफीज़ ने जो है इंटॉक्सिकेशन, जो नशे की चीज़ को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज़ किया, और ये कहा कि शराब पीने से ही जो है हमको जो है
मिस्टिक लव मिलेगा, हमको जो भगवान से प्यार करने का मौका मिलेगा शराब पीने के बाद। खैर, चूँकि था भी उनका रूमानी अंदाज ही था, चूँकि हमेशा वो समझ में नहीं आता था। पर्सनली मेरी सोच है कि वो कब अपनी गर्लफ्रेंड को याद कर रहे हैं, कब भगवान को याद कर रहे हैं, चूँकि उनकी लाइन ही जो है दो तरफी थी। खैर, जो अरब्स हैं जब ईरान पे कब्जा करते हैं, अब आपको पता है कि जो ईरानियन लोग थे वो कंपैरेटिवली अरब ज़्यादा डेवलप्ड थे, तो इसका असर ये हुआ कि जो ईरानी लैंग्वेज है वो बहुत, उसने क्या किया, अरब लिटरेचर को टेक ओवर कर लिया, और फाइनली जो है अरब लिटरेचर जो है और ज़्यादा जो है रिच होने लगता है। अरबियन और ईरानियन दोनों ही, पर्सियन, ईरान की जो लैंग्वेज है दैट इज़ पर्सियन, याद रखना पर्सियन। तो पर्सियन लिटरेचर भी जो है इस्लामिक लिटरेचर का पार्ट बन जाता है, और अगेन इस्लामिक लिटरेचर और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। एक और साहब थे रुदकी, जो कि सम्मानित कोर्ट में थे। उन्होंने जो है पर्सियन पोइट्री पर खूब सारा काम किया, और यहीं से जो है गज़ल शुरू होती है। गज़ल और शायरी, ये दो चीज़ें जो है आज भी जो है जिसके लिए उर्दू को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, तो ये जो है रुदकी ने स्टार्ट किया और आज तक जो है चलती आई है। इसी टाइम में रुबाई शुरू होती है, छोटे पोएम्स, और जो इसी का प्लूरल फॉर्म है रुबाइयत। रुबाई 4 लाइन की होती है, जिसमें फर्स्ट 2 लाइन जो है बैकग्राउंड, खैर वो हमारे लिए काम का है नहीं। तो इसी दौर में इस्लाम की जो पोइट्री है वो और पीक पर आती है। अगेन आगे जाते हैं, छोटे छोटे रेफरेंसेज हैं, एक एक नंबर की जो है क्वेश्चन पे आते हैं। जो रुबाई था ये उमर खयाम के टाइम, उमर खयाम एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन, एट द सेम टाइम जो है पोएट थे। तो उमर खयाम के टाइम जो है रुबाई अपने पीक पर आ जाती है। उस दौर में क्या होता था ना कि जो राइटर्स होते थे वो डायनामिक लोग होते थे। बंदा साइंटिस्ट भी है, बंदा डॉक्टर भी है, बंदा जो है वॉरियर भी है, बंदा जो है पोएट भी है। अब्दुल रहीम खान खाना पोएट भी हैं, एट द सेम टाइम जो है वो अकबर के सेनापति भी थे। तो ऐसे ऐसे डायनामिक लोग बहुत मिलते हैं। ये आज हो गया स्पेशलाइज है कि जो बंदा डॉक्टर टीचर होगा तो वो डॉक्टर नहीं बनेगा, जो डॉक्टर है वो दूसरा काम नहीं करेगा। लेकिन उस दौर में क्या था, लोग मल्टीपर्पज़ काम करते थे। ठीक है, तो इस तरह से जो है अलग अलग जो राजा लोग थे उन्होंने जो है अलग अलग पोइट्स को बहुत ज़्यादा जो है इनवाइट किया और उनको अप्रिशिएट किया। ऐसे ही महमूद ऑफ गजनवी थे, ठीक है, उन्होंने जो है अपने दरबार में बहुत सारे पोइट्स को ला करके रखा। उन्हीं के टाइम में एक बहुत शानदार सी किताब रची जाती है, शाहनामा। ठीक है, शाहनामा जो है इस किताब को लिखने में 30 साल लग गए और 50,000 इसमें छंद थे। राइटर कौन है? फिरदौसी। फिरदौसी जो है बहुत इस्लामिक लिटरेचर में ये शाहनामा जो है बहुत शानदार किताब कही जाती है। इसको मास्टरपीस ऑफ इस्लाम कहा जाता है। किसके टाइम रची गई? महमूद गजनवी के टाइम। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी किताबें लिखी, कुछ अलग तरह की भी किताबें लिखी गई। किताबों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि बाकायदा कैटलॉग्स बनाए जाने लगे, किताब अल फिरहिस। अब ऐसे जो है इसके एविडेंसेस मिलते हैं। बगदाद में बुक सेलर था जिसके पास पूरी पूरी कैटलॉग थी। सोचो कितनी किताबें हो गई होगी कि उसको कैटलॉग बनाना पड़ा। इसी तरह से इब्न नदीम हैं, इन्होंने जो है कई तरह के अलग अलग टॉपिक्स पर किताबों के बारे में बताया है, और उसने जो है बताया है कि आपको कोई किस किस टॉपिक पर किस किस राइटर की किताब पढ़नी चाहिए। इसी तरह से जो ट्रांसलेशन हुए हैं, भारत में एक किताब है पंचतंत्र, आपने बचपन में ज़रूर पढ़ी होगी। उस किताब को ट्रांसलेट किया गया और उसका नाम रखा गया कलीला एंड दिमना। इवन की बाद में जो है महाभारत रामायण तक को जो है ट्रांसलेट किया गया अकबर के टाइम में। इसी तरह से कुछ और तरह की किताबें, एडवेंचर ऑफ अलेक्जेंडर, सिकंदर ने जो युद्ध लड़े थे उस पर जो है किताबें लिखी गई। कई सारी जो इस्लामिक हीरोज़ के ऊपर कहानी लिखी गई। मंजून एंड मदमान, तो ये जो अनहैप्पी लवर्स, ठीक है, लव स्टोरी जैसे बताया हमेशा से ही फेमस रही है। इसी तरह से 1001 नाइट्स, जिस पर बहुत सारी फिल्में बनी हैं, जो अलादीन का चिराग जीनी वाली जो कहानी है वो भी सब यहीं से आती है। तो इस तरह से आप देखोगे कि बहुत सारी किताबें जो है रची जा रही है और जो है ट्रांसलेट हो रही। कुछ किताबें इन्होंने खुद से रची और कुछ किताबें जो है इन्होंने दुनिया भर से मंगवा करके इन्होंने ट्रांसलेट करनी शुरू की। जो 1001 नाइट है ये सोसाइटी के बारे में ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन देती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, एक राजकुमारी है, उसकी शादी हो जाती है और कुछ कारणों से वो शादी अपने हस्बैंड के साथ टाइम बिताना नहीं चाहती है, तो हर रात को वो एक नई कहानी सुनानी के शुरू करती है। ठीक है, और हर इस कहानी में आपको अलग अलग तरह के लोग मिल जाते हैं, जिससे उस दौर के लोगों की सोसाइटी के बारे में पता चलता है। कुछ लोग जनरस हैं, कुछ बेवकूफ़ हैं, कुछ जो है क्राफ्टी हैं, कुछ अलग अलग तरह के लोग हैं। तो ये एक तरह से एंटरटेन भी करती है और उस दौर के इतिहास के बारे में भी बताती है। इसी तरह से किताब अल बुखाला है, कंजूसों की किताब, जहीज ऑफ बसरा है। तो ये सब जो है सोसाइटी के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है देती है।
इसी तरह से अब 9th सेंचुरी तक आते आते लिटरेचर का और एक्सपेंशन होता है। अब उसमें बायोग्राफीज़ आ रही हैं, मैनुअल ऑफ एथिक्स आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन पे किताबें आ रही है, मिरर ऑफ प्रिंसेस आ रहा है, हिस्ट्री पर किताबें आ रही है और जोग्राफ़ी पे किताबें आ रही है। मतलब अब लिटरेचर सिर्फ राजाओं की कहानियाँ नहीं रह गई, अब उसमें कई नई चीज़ें भी ऐड होने लगी हैं। इसमें जो है कुछ किताबें बहुत फेमस रही हैं, जिसमें जो है अंसाब अल अशरफ जेनियोलॉजी ऑफ नोबल्स, ये बालाधुरी ने लिखी थी, और तारीख अल रसूल वल मुल्क जो कि तबरी ने लिखी थी। ये 2 किताबें हिस्ट्री के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट रही है, क्योंकि ये अर्ली इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन देती है। अंसाब अल अशरफ बालाधुरी की और तारीख अल रसूल वल मुल्क ये जो है तबरी की है। थोड़ा सा यहाँ पे डाटा बहुत ज़्यादा हो गया है, बस एक एक नंबर के तौर पे इसको बस देख लेना, ये आपको एज एक्सरसाइज नहीं आएगा। इसी टाइम जो जोग्राफ़ी और ट्रैवलॉग खूब लिखे गए, जोग्राफ़ी अलग अलग एरिया की जोग्राफ़ी के बारे में, और क्योंकि इस्लामिक लोग दुनिया भर घूमने लगे थे तो उन्होंने जो है अपने यात्रा वृत्तांत या ट्रैवलॉग खूब सारा लिखना शुरू किया, और इसको भी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया गया। स्पेशली ग्रीक, ईरान और इंडियन बुक्स में जो बिजनेसमैन लोग होते थे, जो मर्चेंट्स थे, अलग अलग जगहों पे जाते थे, तो वो उन जगहों के बारे में खूब लिखते थे। और चूँकि इन किताबों की ज़रूरत भी थी, चूँकि नया जो बिजनेसमैन है वो एक नई कंट्री में जा रहा है, तो वो जानना चाहता था कि वहाँ की कंडीशन कैसी है और हमें जो है वहाँ पर किस तरह का बिहेवियर करना है। तो ऐसे केस में ये किताबें बहुत पॉपुलर हुई। ठीक है, इसी तरह से मैथमेटिक्स और जो जोग्राफ़ी है इसने उन्होंने जो है वर्ल्ड को 7 हिस्सों में डिवाइड किया गया कि दुनिया जो है 7 हिस्सों में बटी हुई है। ठीक है, इसी तरह से उन्होंने जो है हर शहर के लिए जो है उनकी एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन बताई थी। एक मकदूसी हैं, उन्होंने जो है जोग्राफ़ी पे किताबें लिखी है, एहसान अल तकसीम सॉरी। इसी तरह से जो है जोग्राफ़ी पर एक जोग्राफ़ी और हिस्ट्री को मिला करके मुरुज अल दहाब बनाई गई, जो कि मसूदी ने लिखी थी। अब इन सब किताबों में जो सबसे फेमस रही है अल बरूनी की तहकीक माल हिंद, तहकीक हिंद या फिर तहकीक माल हिंद, अल बरूनी की किताब है। ये किताब भी जो है आपको इम्पॉर्टेंट है और आपको जो है पढ़नी चाहिए। सॉरी, इसका जो है एग्ज़ाम में इसका रेफरेंस आता है, खासकर 12th में जाएंगे तो इस पर इससे रिलेटेड जो है एक पूरा सेक्शन है इसमें। ठीक है, अब 10th सेंचुरी तक आते आते जो इस्लामिक सोसाइटी है वो बाकी सोसाइटी से एकदम अलग दिख रही है। यहाँ पर आर्किटेक्चर की बात हो रही है। ठीक है, उन्होंने जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जो है मॉस्क बना लिया, जिसमें जो है आप चाहे स्पेन में हो, उस दौर में स्पेन पर भी जो है मुस्लिम लोगों ने कब्जा कर लिया था। तो स्पेन से लेकर के सेंट्रल एशिया इवन कि इंडिया तक आते आते आपको हर जगह जो है एक सिमिलर पैटर्न ऑफ बिल्डिंग दिखने लगी थी। हर एक बिल्डिंग में जो है जो भी स्पेशली जो मस्जिद थी वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म हो गई। उन्होंने सारे लोकल ट्रेडिशन को ख़त्म कर दिया और ये इंश्योर किया कि दुनिया भर की मस्जिदें जो है उनकी शक्ल एक जैसी हो और एक जैसी चीज़ें हों। उनमें हर जो मेजर इस्लामिक बिल्डिंग्स थी उसमें आर्चेज होते थे, डोम्स होते थे, मिनारेट्स होते थे और ओपन कोर्टयार्ड होते थे, जो कि जो है मुस्लिमों के स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल नीड्स को फुलफ़िल करते थे। तो आसानी से समझा जाता सकता था कि ये इलाका मुस्लिम कंट्रोल में है या फिर जो है नॉन मुस्लिम कंट्रोल में है। ठीक है, इस्लाम ने अपना एक डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चर फॉर्म बना दिया था, जिसके तहत क्या क्या चीज़ें थी उस पर आते हैं। तो हर एक मस्जिद में सबसे पहले एक बड़ा सा कोर्टयार्ड होता था। ठीक है, जहाँ पर जो है एक पानी का फाउंटेन होता था। बेसिकली चूँकि डेजर्टिक इलाके में थे तो नमाज़ पढ़ने से पहले वो हाथ पैर धोते थे, तो पानी का पॉन्ड कंपलसरी था। इसी तरह से एक बड़ा सा प्रेयर हॉल होता था, जहाँ पर जो है और प्रेयर करवाने के लिए एक लीडर होता था जो कि इमाम कहलाता था। 2 और चीज़ें थी उसमें, एक बड़ा सा हॉल हुआ जहाँ पर जो है प्रेयर होती थी, एक जो है मेहराब बनाया गया, कहा जाता था एक दीवार ले ली थी और दीवार में एक छोटा सा जो है एक ताखा या फिर क्या कह सकते हो, नीचे एक खाली प्लेस बना दिया जाता था। वो दीवार जो है इस बात को इंडिकेट करती थी कि मक्का की डायरेक्शन क्या है। याद रखिए दुनिया भर में जितनी भी मस्जिदें हैं ना, वो सारी की सारी मक्का के डायरेक्शन में ही हैं। ठीक है, जो नमाज़ पढ़ी जाती है उसमें स्ट्रिक्ट है कि आपको जो है किबला डायरेक्शन में ही जो है नमाज़ पढ़नी है। कि अब ये किबला की कहानी क्या है, आप अगर देखोगे तो ये मक्का की लोकेशन है। ठीक है, तो इंडिया में जब नमाज़ पढ़ेंगे तो वो इस तरह से पढ़ेंगे, क्यों मक्का की ओर मूव करें। अगर आप यूरोप में हैं तो ये इस तरह से इस डायरेक्शन में नमाज़ पढ़ें, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप रशिया में हैं तो उनके ठीक नीचे पढ़ रहा है। अगर आप अफ्रीका में हैं तो आपकी नमाज इस तरह से होगी। तो वो डायरेक्शन, वो दीवार जो कि मक्का की डायरेक्शन दिखाती है, ठीक है, वो जो है किबला कहलाती है। ठीक है,
किबला वो डायरेक्शन है जो मक्का की दिशा दिखाती है। और इस तरह से उन्होंने ये यूनिटी इंश्योर की कि दुनिया भर के मुस्लिम जो है जब भी झुकेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मक्का के सामने झुकेंगे और किसी के सामने नहीं झुकेंगे। तो एक ऐसी दीवार बनाई गई जिसमें जो कि मक्का के डायरेक्शन को बनाती थी। इसी तरह से एक मिनबार बनाई गई, एक स्टेज बना दिया गया जहाँ पर चढ़ कर के भाषण होता था। इसी तरह से टावर्स बनाए गए जिस पर चढ़ कर के अजान दी जाती थी, मीनारेट्स, ठीक है। तो ये सारी वो चीज़ें थी, और ऊपर तो गुंबद था ही। तो ये कुछ 4-5 चीज़ें थी जो दुनिया भर की मस्जिदों में कॉमन सी थी, और सबको आज जिनको देख करके आसानी से पहचाना जा सकता था कि ये एक इस्लामिक आर्किटेक्चर है। और इस्लाम की यही शान ज़बरदस्त सी चीज़ है कि 500 साल अब तो 1400 साल बीत गए। इन 1400 सालों में जो इस्लाम का जो आर्किटेक्चर रहा है, इस्लाम का जो लिटरेचर रहा है, उसमें जो मॉडिफिकेशन हुए हैं वो ना के बराबर रहे हैं। उनकी जो कुरान जैसे थी वो वैसी की वैसी है। मस्जिद बनाने का जो तरीका था ऑलमोस्ट वैसे का वैसा ही है। इसी तरह से जो बाकी बिल्डिंग्स भी बन रही थी उसमें भी कुछ इसी तरह के पैटर्न थे। बड़े बड़े कोर्टयार्ड बनाए जाते थे जहाँ पर लोग इकट्ठे हो सकें। उमैयद्स ने कुछ डेजर्ट पैलेसेस बनाए। चूँकि डेजर्ट इलाके थे तो जिन इलाकों में हरा भरा था, ओएसिस थे या जहाँ पर हरियाली थी, उन इलाकों पे कुछ शानदार पैलेसेस बनाए। खिरबात अल मफजर पैलेस्टाइन में और कैसरात अमारा इन जॉर्डन, ठीक है, इस तरह के पैलेसेस बनाए। और इनको रोमन और सासानियन आर्किटेक्चर से इंस्पायर किया गया। मोस्ट ऑफ केस में इन्होंने उन्हीं के पैलेसेस को टेक ओवर कर लिया था और उसको कह दिया साहब हमारी बिल्डिंग है। दुनिया भर में इस तरह के केसेस बहुत रहे हैं। इसी तरह से अब्बासियों ने जब समारा में अपनी कैपिटल बनाई थी तो वहाँ पर कई सारे गार्डन और रनिंग वाटर के चीज़ें भर दी गई। हारून अल रशीद के टाइम ये शहर अपने पीक पर आया था, और उस दौर में कई शानदार पैलेसेस बने, और उनकी कहानियाँ बहुत फेमस रही हैं, ठीक है। इसी तरह से जो रिलीजियस बिल्डिंग्स थी, हाँ एक और चीज़, जो इस्लामिक वर्ल्ड में डेकोरेशन के लिए इंसानों की पिक्चर बनाना मना था, ठीक है। तो ऐसे केस में वो पेंटिंग क्या बनाए, तो पेंटिंग के नाम पर उन्होंने 2 टेक्निक स्टार्ट की। एक थी कैलीग्राफी। तो वो करते क्या थे, जहाँ कहीं भी इस्लामिक बिल्डिंग देखोगे तो उसमें वो कैलीग्राफी, जो कुरान की आयतें हैं, कुरान की लाइन्स को वो खूबसूरत नक्शे डिज़ाइन से वो लिखते थे, नंबर 1। दूसरी डिज़ाइन वो करते थे अरबेस्क, ठीक है। अरबेस्क में क्या था, वो ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन बनाते थे। तो इस्लाम में 2 ही तरह की डिज़ाइन बनाना अलाउ करता था। एक थी कैलीग्राफी जिसमें वो कुरान के वर्ड्स लिखते थे, और दूसरा जोग्राफिकल पैटर्न्स बनाते थे, और इसी से वही इस्लामिक बिल्डिंग डेकोरेट की जाती थी तब भी और आज भी। यहाँ पर भी आप एक बर्तन देख रहे हो, तो यहाँ पर आपको ये डिज़ाइन नहीं दिख रही, ये सब कुरान की आयतें लिखी हुई है ऊपर और नीचे दोनों ही। तो इसी तरह से वो डेकोरेशन करते थे, ठीक है। फाइनली लास्ट टॉपिक है। इस तरह से आप देखोगे तो इस्लामिक सोसाइटी वो बाकी सोसाइटी इस मामले में डिफरेंट रही है कि उनकी रिलीजन, कम्युनिटी और पॉलिटिक्स तीनों एक दूसरे से ज़बरदस्त, सभी से एक दूसरे से ज़बरदस्त मिक्स रहे हैं। नॉर्मली इसको आप 3 अलग अलग सर्किल मान सकते हो। किसी भी देश में ये तीनों अलग अलग चीज़ें होती है। भारत में ही आप देखोगे सबका धर्म अलग अलग है। हिंदू अलग अपना मैनेज करते हैं, इस्लाम अलग मैनेज करता है। एज ए सोसाइटी हम अलग तरीके से डील करते हैं कि सब हम आसामी है, पंजाबी है, बंगाली हैं, और एज ए देश हम अलग डील करते हैं। लेकिन जब बात इस्लाम की आती है तो इस्लाम तीनों चीज़ों को एक साथ मिक्स कर देता है, ठीक है। और ये सदियों से रहा है। आप देखोगे आज भी जब ISIS के लिए जब क्या कहते हैं, जब जिहाद की बात होती है या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जब कॉल करते हैं, तो आप देखोगे कि कोई बंदा अमेरिका में बैठ के पढ़ रहा है, कोई लंदन में बैठ के पढ़ रहा है, वहाँ से लोग भाग करके चले आते हैं। उन्होंने सीरिया की जगह नहीं देखी, इराक की जगह नहीं देखी, लेकिन वो ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये नहीं कहेंगे कि सारे के सारे मुस्लिम्स ऐसे हैं, बट ये इस्लाम की बेसिक आइडियोलॉजी में ये चीज़ रही है कि वो आपको टोटली आपको एक साथ मिक्सअप करता है। स्टार्टिंग दौर में तीनों एकदम से एक साथ थे। अगले 500 सालों में जो एडमिनिस्ट्रेशन था, गवर्नमेंट थी, वो थोड़ी सी अलग हुई। आप देखो, आपने बीच में पढ़ा होगा कि किस तरह से जब बगदाद पर शिया गवर्नमेंट आती है तो उन्होंने सुन्नी को खलीफा को जिंदा रखा था। तो खलीफा वो सोसाइटी और रिलीजन को मेंटेन कर रहा था, और जो वहाँ का सुल्तान था वो पॉलिटिक्स को एंटरटेन कर रहा था। बट फिर भी दोनों के दोनों लगभग आसपास चलते रहे। आज के दौर में जबकि सेकुलरिज्म की बात हो रही है, तब सोसाइटी, पॉलिटिक्स
और रिलीजन, तीनों जो है कुछ कुछ अलग होते होते दिख रहे हैं। बट फिर भी आप देखोगे ना कि मोस्ट ऑफ मुस्लिम कंट्रीज़, स्पेशली सेकुलर कंट्रीज़ में 2 कंट्री बहुत फेमस थे। आप जो है मलेशिया का रेफरेंस लो और टर्की का रेफरेंस लो, ये 2 कंट्री जो है एक सेकुलर कंट्री का दावा करते थे, और आज देखोगे यहाँ पर भी इस्लामिक कट्टरता जो है थोड़ी सी बढ़ी है। वैसे सभी देशों में धार्मिक कट्टरता बढ़ी है, तो वहाँ पर भी जो है मतलब जो कंट्री के हेड रहे हैं उन्होंने जो है एक खुद को जो है एक पॉलिटिकल लीडर से ज़्यादा एक रिलीजियस लीडर, एक कम्युनिटी के लीडर के तौर पे खुद को ज़्यादा प्रेजेंट करने की कोशिश की है। इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता है और कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स एंड फिगर नंबर्स हैं जिसको देखना चाहिए। 595, सॉरी गड़बड़ कर दी, ये गायब हो गया। 595 जबकि जो मोहम्मद साहब ने खदीजा से वाइफ किया, जो कि बहुत धनी औरत थी, और इन्हीं के पैसे से जो है इस्लाम को फंडिंग मिलती है, जिससे कि इनको इस्लाम ग्रो करने का मौका मिलता है। 610 से 12 मोहम्मद साहब जो है पहली बार जो है पब्लिक फिगर में आते हैं और इन्होंने जो है इस्लाम के लिए जो है प्रीचिंग स्टार्ट की 612 में। 621 मक्का मदीना में इनका प्रभाव बढ़ने लगता है और मदीना के लोगों को इन्होंने कन्वर्ट करना शुरू किया। 622 मक्का से इनको भगा दिया जाता है और फाइनली जो है अब मदीना में जो है इनको संरक्षण मिलता है और मदीना से ये अपना मैनेजमेंट शुरू करते हैं। 632 जहाँ से जो है अर्ली कैलिफेट स्टार्ट होती है 32 से 61, और सीरिया, इराक, ईरान, इजिप्ट इनके कब्जे में आ जाता है। 661 से लेकर 75 उमैयद का रूल शुरू होता है, उमैयद डायनेस्टी। 661 750 और दमस्कस को ये कैपिटल बनाते हैं। 750 में 945 अब्बासियों का रूल चलता है और बगदाद जो है इनकी जो है कैपिटल बनती है। 945 जो बोइट्स हैं इन्होंने बगदाद पर कैप्चर किया और इस टाइम जो है लिटरेचर में काफ़ी डेवलपमेंट होता है। 1063 से 92 निजामुल मुल्क, जिन्होंने जो है निजामुल मुल्क का शासन है, जिन्होंने ये सल्जुक जो लोग थे इन्होंने जो है इस्लाम को सबसे ज़्यादा एक्सपैंड किया था। 1095 से 1291 ये वो पीरियड है जबकि जिहाद चलता है और इस्लामिक वर्ल्ड से क्रिश्चियन वर्ल्ड की ज़बरदस्त लड़ाई होती है। ठीक है, अब नीचे ये वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। गजाली एक बहुत बड़े राइटर थे, ईरानियन स्कॉलर थे, जो कि 1111 में इनकी डेथ होती है। 1258 मंगोलों ने जो है बगदाद पर कब्जा किया और इसको बुरी तरह से ध्वस्त किया था। ठीक है, मंगोलों की कहानी नेक्स्ट चैप्टर में है। एक बार मैप में जो है फेमस शहर हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। वीडियो हालांकि थोड़ा सा लंबा हो गया है, कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो ये पूरा इलाका बाइजेंटाइन एम्पायर, ठीक है, ये कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक से देखोगे तो जहाँ पर आप एशिया और यूरोप ऐड हो रहा है, ये जस्ट बॉर्डर पे छोटा शहर है कॉन्स्टेंटिनोपल, बाइजेंटाइन एम्पायर की कैपिटल है। ठीक है, थोड़ा सा इधर आते हैं, ये आपका सीरिया हो गया और ये हो गया पैलेस्टाइन, जिस शहर को लेकर के सबसे ज़्यादा जंगें हुई हैं। ठीक है, ये यूफ्राइटिस तिग्रिस रिवर जो कि जो है आपका चैप्टर 2 में जो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में ये काम आया था। ठीक, यहाँ पर आते हैं मक्का और मदीना, गल्फ़, ये जो है गल्फ़ कह रहा हूँ, अरेबियन जो है अरब में के इलाके में है। ये आपका इजिप्ट और जो है काहिरा और फुस्तात के 2 शहर। ठीक, यहाँ पर आते हैं अरब के पास ईरान का शहर हो गया, यहाँ खुरासान हो गया, ये गजनी हो गई, निशापुर फेमस शहर है, याद रखो ये पुर ये इंडियन है, किसी ज़माने में ये इंडिया के कब्जे में था। यहाँ पर ट्रांसऑक्सियाना, बुखारा, समरकंद जिन शहरों का रेफरेंस आ रहा था, तुर्किस्तान ये वो जगह है जहाँ से जो है तुर्की लोग निकले थे, और फाइनली आज के दौर में जो टर्की है वो ये इलाका है। किसी ज़माने में वो यहाँ थे और आज वो यहाँ पे। आज जब हम तुर्क की बात करते हैं तो हमको ये कंट्री याद आती है, ये बिल्कुल भी याद नहीं आता। तो सोचो, इंसान की पहचान तक बदल जाती है। साइड में ये अपना इंडिया प्यारा सा छोटा सा दिख रहा है, बाकी बॉर्डर पे वहाँ पे है नहीं। इलाके के तौर पे ये हमारा इंडिया हो गया, खैर ये हमसे मतलब है नहीं। तो इस तरह से इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर कोई कन्फ्यूज़न जो होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।